सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा नेशनल मूवमेंट की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम आज रियासतों के एकीकरण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर चर्चा की थी, जिसमें हमने एक पॉइंट ये किया था कि रियासतों को यह अधिकार दिया गया है कि वे भारत या पाकिस्तान किसी एक में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहे। उसी दिशा में मैंने आपको पहले भी कहा था कि 562 रियासतें थी, जिनमें से 559 रियासतें भारत या पाकिस्तान में 15 अगस्त 1947 से पहले शामिल हो गई। 3 रियासतें जो बाद में शामिल हुई, उनकी चर्चा हमें करनी है। वास्तव में ये जो रियासतों के एकीकरण का श्रेय जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। एक डिपार्टमेंट स्थापित किया गया था, उसका कार्यभार भी सरदार पटेल को ही सौंपा गया था। कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं एग्जाम की दृष्टि से। आइए, हेडिंग डाल दीजिए, रियासतों का एकीकरण। एक लाइन लिखिए, भारत में 562 में से 559 रियासतें 15 अगस्त 1947 से पहले भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गई। भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गई। 3 रियासतें जो बाद में शामिल हुई। ये थी, इनके नाम एक बार जान लीजिए। एक तो जूनागढ़, ये गुजरात वाला एरिया है। हैदराबाद आप भली भांति जानते हो, और कश्मीर। ये 3 रियासतें थी, ये बाद में शामिल हुई थी। अब देखिए, रियासतों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक विभाग गठित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा गठित विभाग, ये था भारतीय रियासत विभाग। रियासत को स्टेट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ई स्टेट, ESTAT, भारतीय रियासत विभाग ये बनाया गया था। और इसका जो कार्यभार सौंपा गया था, जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। इसी कारण से ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें भारत में रियासतों के विलय का श्रेय दिया जाता है। जानते हो, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार इनके साथ जवाहरलाल नेहरू का भी नाम जुड़ जाता है, क्योंकि कश्मीर रियासत की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। लेकिन पर्टिकुलरली यदि हम कहें मुख्य रूप से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही रियासतों में विलय का श्रेय दिया जाता है भारत में। अब ये जो विभाग है, इसमें किस तरीके से रियासतों का विलय होता था, इसकी जो प्रक्रियाएं होती थी, रियासतों के विलय की प्रक्रियाएं, 2 प्रक्रियाएं बताई गई थी। एक तो ये थी कि जो छोटी रियासतें थी,
वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित किसी इकाई में शामिल हो जाए या किसी प्रांत में शामिल हो जाए। आप जानते हो पहले भारत प्रांतों और रियासतों में विभाजित था। प्रांत को मोटे तौर पर आज आप उसकी तुलना राज्य से कर सकते हो। तो जो छोटी रियासतें थी उनके लिए कहा गया कि या तो आप केंद्र सरकार किसी इकाई को यदि प्रशासित कर रहा है, जैसे अजमेर मेरवाड़ा हुआ करती थी वैसे कर रहा है, तो वहां पर शामिल हो जाइए, या फिर आप प्रांतों में शामिल हो जाए, पड़ोसी जो प्रांत होते हैं उनमें शामिल हो जाए। एक लाइन ये लिख लो एक बार, छोटी रियासतें केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित किसी इकाई में शामिल हो जाए या प्रांतों में शामिल हो जाए। एक तो ये प्रक्रिया थी कि जो छोटी रियासतें हैं वो जो केंद्र सरकार को इकाई को प्रशासित कर रही है या तो उसमें शामिल हो जाए या प्रांतों में शामिल हो जाए। और ये भी कहा गया कि जो कुछ रियासतें हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा प्रशासनिक संघ भी बना सकती है। एक लाइन लिख दीजिए, कुछ रियासतें आपस में मिलकर बड़ा प्रशासनिक संघ भी बना सकती है। ये दो प्रक्रियाएं रखी गई इसके अंदर। अब हम बात करेंगे ये जो 3 रियासतें बाद में शामिल हुई थी, इन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, हम करेंगे बात उससे। कश्मीर पे क्वेश्चन आते हैं, मैं उसको आज के दिन से जोड़ने का प्रयास करूंगा और इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम भली भांति जानेंगे। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए, सबसे पहले मैं जूनागढ़ रियासत की बात करूंगा। हेडिंग डाल दीजिए जूनागढ़। जूनागढ़, ये जो जूनागढ़ है इसकी कहानी सुन लीजिए। यहां पर क्या हुआ, ये तो बात कह दी गई थी कि रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में भी जा सकती है चाहे तो हिंदुस्तान में भी रह सकती है। तो जूनागढ़ रियासत के जो नवाब थे इन्होंने ये कहा कि हमें पाकिस्तान जाना है, तो इन्होंने पाकिस्तान में जाने की घोषणा की। लेकिन इनकी जनसंख्या में बहुत बड़ा भाग हिंदुओं का था और हिंदू ये चाहते थे कि भारत में रहे। इस कारण से कुछ विवाद भी हुआ और इसके बाद हिंदुओं ने एक अस्थायी हुकूमत का भी गठन कर दिया। तो इस स्थिति को देखते हुए नवाब तो पाकिस्तान भाग गया, लेकिन इस रियासत के जो दीवान थे इन्होंने भारत सरकार को जूनागढ़ को भारत में विलय करने से संबंधित प्रस्ताव दे दिया। फिर इसके बाद जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के बाद ये रियासत भारत में शामिल हो गई थी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था। लेकिन इसकी कहानी आप जान लीजिए, हल्के रूप में मैं लिख भी देता हूं। लिखिए, इस रियासत ने पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही कि ये पाकिस्तान में शामिल हो गए। लेकिन स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि जनसंख्या में हिंदू ज्यादा थे
हिंदू ज्यादा थे। ये जो हिंदू ज्यादा थे, इनका मत था कि भारत में रहना है। एक लाइन और लिखना, इसके लिए इन्होंने अस्थायी हुकूमत की स्थापना भी कर ली। अस्थायी हुकूमत, आप इसको यदि एक शब्द और जोड़ दीजिए, स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत। स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत, इसकी इन्होंने स्थापना भी कर ली। स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत जूनागढ़ में इन्होंने स्थापना भी कर दी थी। अब देखिए इसका परिणाम क्या रहा। इसका परिणाम यह रहा कि जो जूनागढ़ का जो नवाब था, वो तो क्या हुए, ये पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान चला गया जूनागढ़ का नवाब। लेकिन जूनागढ़ के जो दीवान थे, दीवान, इनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो, ये जो शाहनवाज भुट्टो है, आपने कभी जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम सुना होगा, उसके पिता थे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे ना, उनके पिता थे। जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे ये। इन्होंने क्या किया कि जूनागढ़ के भारत में विलय से संबंधित प्रस्ताव भारत सरकार को दिया। लिख दीजिए, इन्होंने जूनागढ़ के भारत में विलय से संबंधित प्रस्ताव भारत सरकार को दिया। अब इस प्रस्ताव के आधार पर जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह मतलब वोटिंग हुई। अब हिंदू ज्यादा थे तो हिंदुओं की बात मानी गई और इसका भारत में विलय हो गया। इसका जो भारत में विलय हुआ, मतलब इस जनमत संग्रह का जो परिणाम था वो ये निकला कि 20 फरवरी 1948, ध्यान रखना 1948 की बात कर रहा हूं, जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। तो ये कहानी थी। एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना की थी, इस पर थोड़ा गौर कर लेना। ये जो जनमत संग्रह है ये इंपॉर्टेंट है। आपके जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, निम्न में से किस रियासत का विलय भारत में जनमत संग्रह का परिणाम था या जनमत संग्रह के कारण हुआ था? तो ये जूनागढ़ थी। हैदराबाद में अलग स्थिति थी। वैसे तो स्थितियां यही थी कि ये पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही, लेकिन जनसंख्या में हिंदू ज्यादा थे। हैदराबाद का जो निजाम था वो मुस्लिम था, वो पाकिस्तान जाना चाहता था। वहां भी यही बात हुई, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, हिंदुओं पर अत्याचार होने लग गए थे। इस कारण से भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सैनिक कार्रवाई की और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद का भारत में विलय हो गया था। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, निम्न में से किस रियासत का विलय सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में किया गया था? हैदराबाद थी वो।
तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। हम करेंगे हैदराबाद की बात, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम दूसरी रियासत की बात करते हैं, हैदराबाद। हैदराबाद इस रियासत ने भी पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही। एक लाइन लिख दीजिए। पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही। लेकिन वही बात है, स्थिति क्या थी? जनसंख्या में हिंदू ज्यादा, इनका क्या मत था? इनका मत यह था कि भारत में रहना है। तो ये यहां पे विवाद हो गया। अब मैं यह बात करना चाहूंगा, हैदराबाद का जो निजाम था, इसका उद्देश्य क्या था? ये क्या है, दक्षिण भारत में मुसलमानों का वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। और मजेदार बात यह है कि इसमें पाकिस्तान सहायता कर रहा था। इस कारण से इसने हिंदुओं पर अत्याचार करने का जैसा भी कदम उठा लिया था। एक लाइन लिख दीजिए, यह है उद्देश्य, विषय लिख दीजिए। दक्षिणी भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना, मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना। और इसमें जो इस उद्देश्य में जिसका सहयोग कर रहा था वो पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन नवंबर 1947 में एक समझौता हुआ, हालांकि अस्थायी समझौता था। हैदराबाद प्लस भारत सरकार के मध्य अस्थायी समझौता हुआ। और ये समझौता था यथास्थिति समझौता। यथास्थिति समझौता, आप शब्द का अर्थ ही समझ गए होंगे। यहां पर तो यथास्थिति का मतलब है एज इट इज, जैसा है वैसा का ही वैसा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आप कह सकते हो। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इसके तहत ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 की पहले जो 15 अगस्त 1947 जो पहले स्थिति थी उसी में रहना है। इसके तहत पंद्रह अगस्त 1947 से पहले की स्थिति में ही रहने की बात कही गई। हैदराबाद को यह कहा गया कि आप जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले रहते थे ना, वैसे ही रहिए। ये बात हो गई भारत सरकार और हैदराबाद रियासत के बीच में। लेकिन मैंने आपको कहा कि इस अस्थायी समझौते का भी हैदराबाद रियासत ने पालन नहीं किया और हिंदुओं पर अत्याचार किए। फिर भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और उस सैनिक कार्रवाई का नाम है ऑपरेशन पोलो। हम बात करेंगे इसकी, एक बार आप इसे नोट कर लें। इसके नीचे लिखना यहां पर
निजाम ने समझौते का पालन नहीं किया और हिंदुओं पर अत्याचार करने लगा, लूटपाट करने लग गया। यहां पर एक कासिम रिजवी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत गंभीर स्टेटमेंट था वो। इससे भारत सरकार को एक तरीके से आप कह सकते हो कि गुस्सा आ गया और भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई करनी उचित समझी। उस कासिम रिजवी का मैं स्टेटमेंट बताऊंगा और ये कासिम रिजवी कौन था उसकी भी बात करूंगा। कासिम रिजवी इसने क्या स्टेटमेंट दिया इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कासिम रिजवी कौन था। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का अध्यक्ष था। ये एक संगठन था, उसका अध्यक्ष था। मोटे तौर पर आप कह सकते हो रजाकारों का नेता था ये। रजाकार कौन थे? जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया था। निजाम जो था उसने रजाकारों के साथ मिलकर हिंदुओं पर अत्याचार किया था, वो ये रजाकारों का नेता था। इसने क्या स्टेटमेंट दिया? वह एक दिन संपूर्ण भारत पर विजय करके दिल्ली के लाल किले पर निजाम के आसफ जाही झंडे को फहराएगा। ये स्टेटमेंट दे दिया। अब इस स्टेटमेंट के बाद में भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई की। तो इसके नीचे लिखिए परिणाम। इसका परिणाम क्या हुआ? नई लाइन से लिखना, भारत सरकार द्वारा सैनिक कार्रवाई। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ये क्वेश्चन कई बार आता है। ये जो ऑपरेशन पोलो है, इसको लीड किसने किया था? देखिए, मेजर जनरल जे.एन. चौधरी। ये ध्यान रखना। भारतीय सेना मजबूत थी, तो हैदराबाद रियासत के जो मेजर जनरल थे, जो फौज को लीड कर रहे थे, मेजर जनरल एंड्रयूज, उन्होंने 18 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण कर दिया और इसी प्रकार हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। एक लाइन लिख दीजिए। हैदराबाद रियासत की फौज के कमांडर ये थे मेजर जनरल एंड्रयूज। इन्होंने 18 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण कर दिया।
तो अब देखिए, सैनिक कार्रवाई के द्वारा किस रियासत का भारत में विलय हुआ था? हैदराबाद का। क्लियर होगी सारी बात? तो एक बार आप इसे नोट करिए। आजादी के बाद एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1956 में, डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में। कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसको पढ़ते हैं। उसके अनुसार हैदराबाद को भाषा के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। आइए बात करते हैं। नई लाइन से लिखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हैदराबाद को भाषा के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। तीन भागों में इसको विभाजित कर दिया गया। एक तो इसके अंदर था मराठी भाग, जिसको आप मराठवाड़ा कहते हो। एक तो मराठी भाग था और एक कन्नड़ भाग था, ये मैसूर में शामिल हो गया था। और एक तेलुगु भाग था, जिसको आप तेलंगाना कहते हो। हालांकि तेलंगाना वर्तमान में एक राज्य है। अब देखिए, आप भली भांति जानते हो, इसको तो बंबई में शामिल कर दिया गया। उस टाइम बंबई होता था नाम। और इस कन्नड़ वाले भाग को इसे मैसूर में शामिल कर दिया गया। और जो ये तेलुगु भाग है, तेलंगाना वाला, इसे आप भली भांति जानते हो, इसे आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया। अब देखिए, उस टाइम तो इसे आंध्र प्रदेश में शामिल कर दिया गया, लेकिन आप जानते हो कि 2 जून 2014 को ये नया राज्य बना दिया गया था, तेलंगाना। आप चाहो तो एक पॉइंट जानकारी के लिए लिख सकते हो। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का नया राज्य बना। तो ये हिस्टोरिकल है, कहानी है। आज तेलंगाना अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है, सब आप जानते हो। तो ये हैदराबाद के संबंध में हमने कुछ बातें की है। अब मैं कश्मीर की बात करूंगा, महत्वपूर्ण है अपने आप में। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम कश्मीर रियासत पर चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, कश्मीर रियासत। ध्यान से समझना, इसको काफी महत्वपूर्ण है। इसके विलय की जो जिम्मेदारी है जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी। एक लाइन लिखिए, नेहरू को सौंपी गई। अब आइए कहानी स्टार्ट करते हैं।
कश्मीर रियासत के जो शासक थे ये थे महाराजा हरि सिंह। हालांकि जनसंख्या में मुस्लिम ज्यादा थे, महाराजा हरि सिंह थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आप जानते हो कि यह बात कही गई थी कि रियासत या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहे। इसके तहत इन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। एक लाइन लिखिए, इन्होंने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया। ये डिसीजन लिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इन पर दबाव था, भारत की तरफ से इन पर दबाव था, तो काफी स्थितियां गंभीर हो गई। एक बात और लिखिए आप यहां पर, 18 से 20 अक्टूबर 1947 मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान भी इसे अपने में मिलाना चाहता था, तो एक तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित आक्रमण हुआ कश्मीर पर। ओबियसली बात है, कश्मीर और पाकिस्तान की यदि हम बात करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो पाकिस्तानी सेना ने लगभग कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, और तो फिर महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी थी। एक लाइन लिख दीजिए, कश्मीर पर पाक प्रायोजित कबीलाई हमला। पाक प्रायोजित कबीलाई हमला हुआ ये। अब ये जो पाक प्रायोजित कबीलाई हमला है, हम कई बार पढ़ते हैं कबाइली मुसलमान होते हैं ना, उत्तर पश्चिमी प्रांत में रहते हैं। नेशनल मूवमेंट में हम इसको सीमांत गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के तहत पढ़ते हैं। याद कीजिए, जो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत है वहां पर इस जाति के मुसलमान रहते हैं, कबाइली मुसलमान। आप इसको कबीलाई बोल देते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कबाइली मुसलमान, ये भी कह सकते हैं। इनके साथ मिलकर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और जम्मू कश्मीर के, या पूरा कश्मीर कह दीजिए, कि पूरे क्षेत्र पर, लगभग पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। एक लाइन लिख दीजिए, इस हमले में पाकिस्तान ने लगभग पूरे कश्मीर पर अधिकार कर लिया। जब पूरे कश्मीर पर अधिकार कर लिया लगभग, तो महाराजा हरि सिंह को संकट दिखने लगा और इन्होंने भारत से सहायता मांगी। एक लाइन लिख दीजिए, स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। अब भारत से जब सैन्य सहायता मांगी तो जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने ये कहा कि हम बिल्कुल आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आप पहले कश्मीर का भारत में विलय कर दीजिए, हम सहायता तभी कर पाएंगे, नहीं तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, आप किसी में विलय नहीं हुए हो। यदि आप हम में विलय हो जाते हो तो फिर आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इस कारण से पहले आप हमें विलय कर दीजिए, आप हमारे जो है
भारत में विलय हो जाइए, उसके बाद हम सेना भेज देंगे और पाकिस्तान को वहां से हटा देंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 को, यह डेट आपने याद में रखनी है, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय कर दिया, या आप कह सकते हो कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो कश्मीर पर पाक प्रायोजित कबायली हमला हुआ था, ये 18 से 20 अक्टूबर 1947 को हुआ था, ध्यान रखना। और लगभग 6 दिन बाद ही 26 अक्टूबर को ही ये समझौता हुआ था। ये कुछ डेट है जिनका आपने ध्यान में रखना है। तो मैं और भी बात करूंगा, एक बार आप इसे नोट करें। आइए बात करते हैं हम। अठारह से 20 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, इस तरीके से आप कह सकते हो। हालांकि कबायली मुसलमान साथ में थे, लड़ाके थे ये। इसके बाद यहां पर आप लिखें 26 अक्टूबर 1947, ये डेट इंपॉर्टेंट है IB एग्जाम में। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। आप कह सकते हो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब जब हस्ताक्षर हो गए तो इसका मतलब जो कश्मीर है वो भारत का हो गया। अब उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, तो भारत ने सेना भेज दी। जब भारत ने सेना भेज दी तो जिन्ना ने कहा कि ये भारत ने गलत किया, ये तो पाकिस्तान और कश्मीर का मामला है, इसलिए भारत को नहीं आना चाहिए। लेकिन भारत ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर भारत को सौंप दिया है, उसके पास विलय पत्र था, जबकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम सेना के माध्यम से इसे प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तनातनी हो गई। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है, ये अब कश्मीर का मतलब नहीं है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसको पहले युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जो अगले दिन चालू हुआ था। लिख दीजिए 27 अक्टूबर 1947, पहला भारत पाकिस्तान युद्ध। ये डेट आप ध्यान रखना। इसमें कुछ बातें और भी आपने ध्यान में रखनी है, हालांकि पहले बता चुका हूं। इसमें कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री तो आप जानते थे, जवाहरलाल नेहरू है। एक लाइन लिख दीजिए, इस समय जो भारत के PM थे ये थे जवाहरलाल नेहरू, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखना, हालांकि पहले बता चुका हूं, ये थे लियाकत अली, जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। अब देखिए ये युद्ध होता रहा, और इस युद्ध में भारतीय सेना ने कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना को पूरे तरीके से खदेड़ दिया, ऊपर तक ले गई है। लेकिन UNO बीच में आ गया, और इस UNO को जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने UNO में कहा था कि आप इसका निपटारा कीजिए, तो UNO ने कह दिया कि युद्ध रोक दिया जाए। अब उस समय दोनों ही UNO के सदस्य थे, भारत भी था, पाकिस्तान भी था, तो उसकी बात माननी पड़ी और युद्ध रोक दिया गया। इस कारण से अभी भी कुछ भाग, जम्मू कश्मीर का जो कुछ भाग है, अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे आप POK के नाम से जानते हो, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हो, और सामान्य भाषा में उसे आप कई बार आजाद कश्मीर के नाम से भी जानते हो। आते हैं ना क्वेश्चन, आजाद कश्मीर की राजधानी कौन सी है? मुजफ्फराबाद। वो बातें हमने अब करनी है। तो एक लाइन लिख दीजिए,
इस युद्ध में भारतीय सेना ने कबायली लड़ाकों व पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। लेकिन यूएनओ के हस्तक्षेप के कारण युद्ध को बीच में ही रोकना पड़ा। इस कारण से कुछ भाग जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, मैं करूंगा बात उसकी, अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। जिसे पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। यहां मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है वो, स्टार डाल के लिख दो। आजाद कश्मीर या पीओके की राजधानी, ये ध्यान रख लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कई बार हम गलतियां कर देते हैं। मुजफ्फराबाद है। और भी मैं बात करूंगा कितना एरिया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए हम बात करेंगे पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का कितना क्षेत्र रहा। आइए पाकिस्तान के कब्जे में रहा जे&के का क्षेत्र, ये था 52,000 वर्ग किलोमीटर। अब इस 52,000 किलोमीटर वर्ग में क्या क्या शामिल थे? इसमें शामिल था गिलगिट, बाल्टिस्तान, आप कई बार नाम भी सुनते होंगे, कराकोरम। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो कराकोरम वाला एरिया है इसका 7200 वर्ग किलोमीटर, इसका जो क्षेत्र है ये है 7200 वर्ग किलोमीटर। ये है। इसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था गिफ्ट में। बताओ, ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की। एक लाइन लिखो, इसे 1963 में पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया, उपहार में दे दिया था इसे 1963 में। और ये जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान, इन्हें कहते हैं हम पीओके, जिसे आप आजाद कश्मीर भी कह सकते हो। आजाद कश्मीर भी कह सकते हो आप इसको। ये होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है,
यहां पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ये कैंप लगाकर आतंकवादी गतिविधियों को भारत के खिलाफ अंजाम देते हैं। एक लाइन लिख दीजिए। यहां पर पाकिस्तानी सेना व आईएसआई के बेस कैंप बने हुए हैं। जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये कहानी है इसकी। तो ये समस्या तो अभी भी चल रही है लगातार, आप समझते हो इसको, तो लगातार ये समस्या चल रही है। लेकिन मैं अब बात करूंगा कि जो हमारे हिस्से में कश्मीर रहा, उसके संविधान का निर्माण हमने कब किया, कैसे किया, विशेष दर्जा किसके तहत दिया, वो हम बातें करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे कि जो भारत सरकार थी, भारत का संविधान भी बन रहा था, तो उस समय क्या डिसीजन लिया गया जम्मू कश्मीर के संबंध में। आइए उस पर हम बात करते हैं। सत्रह अक्टूबर 1949 भारत की संविधान सभा थी उस समय। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा आर्टिकल 370 का अनुमोदन किया गया भारतीय संविधान सभा के द्वारा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित था। आप सभी जानते हो, एक लाइन लिख दीजिए। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित है। और इसे जो शामिल किया गया, ये शामिल किया गया भाग 21 में। भाग 21 में इसे शामिल किया गया और इसका जो टाइटल दिया गया ये था अस्थाई। ध्यान रखना, अस्थाई है ये। कई बार आपने सुना होगा ना कि आर्टिकल 370 का प्रावधान तो अस्थाई था, वो ये रहा अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। तो भाग 21 में आर्टिकल 370 को एक शीर्षक के तहत शामिल किया गया, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। मतलब ये अस्थायी है, भारत सरकार इसे हटा सकती है। और आप देख लीजिए, इसे हटा भी दिया गया 2019 के अंदर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो अस्थायी प्रावधान थे, स्थायी नहीं थे। समझ रहे हो ना बात को, आपने अखबारों में पढ़ा होगा ये। तो ये बातें हैं ये। तो भाग 21 में आर्टिकल 370 के तहत एक टाइटल दिया गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। आइए अब आगे की बात करते हैं। सितंबर अक्टूबर 1951। यहां क्या हुआ भाई, जम्मू कश्मीर के संविधान का भी तो निर्माण करना है।
तो जम्मू कश्मीर के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। एक लाइन लिखिए, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का निर्वाचन, और ये किया गया जनता के द्वारा। उद्देश्य क्या था? एक तो जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण करना, तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग अलग था पहले, तो जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण करना उद्देश्य रखा गया। और दूसरा इसका उद्देश्य था भारतीय संघ के साथ संबंध स्थापित करना। जम्मू कश्मीर से जब 370 को हटाया गया था तो आपने सुना होगा कि एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं। आप समझ गए ना ये बात क्यों कही गई थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। हालांकि इसको आर्टिकल 370 के समाप्त करते ही ये भी समाप्त हो गया है, तो ये इनका उद्देश्य रहा। अब ये अपने संविधान का निर्माण करते रहे और भारतीय संविधान सभा में इसी दौरान आर्टिकल 370 को लागू कर दिया था। कब लागू किया था अभी बात करेंगे, एक बार नोट करो। आइए बात करते हैं हम। बिल्कुल कहानी चल रही है, डेट वाइज है। 14 मई 1954, ये डेट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है ये डेट। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया। क्योंकि अब 370 नहीं है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष दर्जा कब दिया गया था? 14 मई 1954 को। और 17 नवंबर 1956 को, ये डेट अभी आपको याद रखनी है, जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत, एडॉप्टेड। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहां जम्मू कश्मीर के संविधान की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कई बार आता है। 26 जनवरी 1957, इस डेट को लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख दीजिए, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। पुराने पेपर उठा के देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। कई प्रावधान थे, उन प्रावधानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटित हुई? सब अच्छा चल रहा था, सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, लेकिन भारत को एक करना बहुत आवश्यक था। क्योंकि हम ये कभी नहीं कह सकते कि एक देश है हमारा और उसमें दो संविधान है। और दूसरी बात यह भी थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं भी बहुत हो रही थी, आप भली भांति जानते हो। तो इन सब को रोकने के लिए और भारत को एक करने के लिए, क्योंकि भारत एक संघ है, एक करने के लिए 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया।
काफी बवाल भी मचा था, लेकिन स्थिति अब सामान्य है और अब वहां पर चुनाव करवाए जाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है 2020 में। मैं वहां तक बात करना चाहूंगा। आइए, समय बीतता गया, एक एक्ट आया, संबंधित अधिनियम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। दो 2019। इसे जो पेश किया गया था 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, और ये पेश किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। पेश किया गया, बाद में ये लोकसभा से भी पारित हो गया। ओबियसली बात है, दोनों सदनों से पारित होना ही आवश्यक है। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गया और इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। ये हस्ताक्षर किए इन्होंने 9 अगस्त 2019 को। लेकिन यहां आप विशेष रूप से एक बात ध्यान रखें, ये जो सिस्टम है, ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन ये प्रावधान लागू हुआ था। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसमें कौन कौन से प्रावधान थे। आइए, इसके तहत पहला लिखिए, यहां लिखेंगे अपने, एक बार आप इसे नोट कर लो। आइए, पहला प्रावधान क्या था उसकी बात करते हैं हम। यहां पे लिखिए आप, जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक तो जे.एंड.के, मतलब जम्मू कश्मीरी नाम दे दिया गया, हालांकि इसे राज्य का दर्जा भी दिया गया, और दूसरा लद्दाख। दूसरी क्या बात हुई, आर्टिकल 370 व आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया गया। जब आर्टिकल 370 समाप्त हो गया, इसका मतलब जम्मू कश्मीर का संविधान भी समाप्त हो गया। इस कारण से इसके संविधान को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 35A में जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार दिए गए थे कि वो जम्मू कश्मीर में कौन निवास कर सकता है, कौन नौकरी प्राप्त कर सकता है, कौन वहां की जो योजनाओं का लाभ उठा सकता है, ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा तय करेगी। ये बातें इसके अंदर थी। इन दोनों आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया। समय बीतता गया, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है 2020 में। एक लाइन लिखिए, नई लाइन से लिखना। वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राज्य वाली स्थिति भी है, जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है, उस स्थिति।
वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई है। अब इसके बारे में करंट जीके में खूब बता चुका हूं आपको। मैं परिसीमन आयोग के बारे में खूब बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया हुआ है, और आपको इसके करंट में भी मैं ऐड कर दूंगा उस टॉपिक को जहां मैंने ये करंट में कराया था, तो आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। एक बात और ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा सीटें हैं वो 114 है। इसमें जो पीओके है इसकी तो है 24, और जो जम्मू कश्मीर जो कि भारत के कब्जे में है उसकी है 90। परिसीमन से 7 सीटों में वृद्धि की गई है। मतलब पहले कितनी थी? 83 थी। अब इसके अंदर 7 नई जुड़ी है। यह आप ध्यान रखना, अखबारों में काफी चर्चा में भी रहता है ये। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है वर्ष 2020 में। ये लेटेस्ट है ये, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने नेशनल मूवमेंट के इस पार्ट में रियासतों के एकीकरण को जानने का प्रयास किया। मैंने सभी नवीनतम जानकारी से ऐड करके इसे बताया है। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ध्यान रखें, पढ़ने का तरीका यही होता है, करंट से ऐड करते हुए उसे पढ़ें, तभी हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारा नेशनल मूवमेंट समाप्त नहीं हुआ है। इसके अगले पार्ट में मैं इसके कुछ विशेष तथ्यों पर चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।